जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पेपर 2 को भी स्टार्ट करेंगे पेपर 1 से कनेक्ट करते हुए। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा था, तो चूंकि अब हम लोग को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने नहीं है, तो बस अब जल्दी जल्दी इसको देखते जाना है, कंप्लीट करना है। बहुत सारे क्वेश्चन में मैं डिस्कशन करूंगा, आप खुद से लिखेंगे, क्योंकि पद्य में बहुत मतलब ज़रूरत था इसमें भी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं कि इंपॉर्टेंट हैं। कुछ तो आपको लिखवाऊंगा डिटेल में, कुछ क्वेश्चन मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था सबसे पहले क्या करना है, जैसे भारत दूरदर्शा है तो सबसे पहले भारत दूरदर्शा का सारांश देखना है। सारांश के बाद उसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या मतलब जो बुकलेट आपको दे रखी है 116-17 पेज की, वो व्याख्या करनी है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा प्रॉपर स्टेप। उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना है, क्योंकि व्याख्या से आपको स्पेशल एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो आपके काम के होंगे। ठीक है, तो जो आपके काम के होंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये भारत दूरदर्शा का ही व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे 2 व्याख्या मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो जैसे एक पहला व्याख्या भारत दूरदर्शा का, ये देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है भाई, है भारत हा या वही भूमि है, मतलब एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया, थोड़ा स्टेटमेंट पढ़िए इसको। जहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र के दूतत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था, सूचग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। ठीक है, तो ये बात है। और आज हम उसी भूमि को देखते हैं कि शमशान हो रही है। तो प्रॉपर ध्यान में रखना। देखिए, जब व्याख्या पढ़ रहे हैं ना, तो इंपॉर्टेंट लाइन को चाहिए तो आप अंडरलाइन करते जाइए एग्जाम के समय भी। तो जैसे सूचग्रम नैव दास्यामि, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, उसको लिए परेशान मत होइएगा, आप गलत मत कीजिएगा। अरे यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़ता, सत्य सब कहाँ गए? अरे पामर जयचंद, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूबा जाता था, हाय अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं। तो ये एक व्याख्या का आप देख सकते हो पोर्शन है। सबसे पहली बात ये होती है ना, सबसे पहली बात होती है व्याख्या की पहचान। तो व्याख्या को पहचाना ये सबसे टफ काम होता है। और मैंने आपको इसीलिए कहा था, आपको जो लंबी चौड़ी वो मतलब 100 यही वाली जो आपको बुकलेट दी गई है, इसमें सारी व्याख्या पहले पढ़िए, फिर उसको पहचानिए। तो सबसे पहले देखिए, एग्जाम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पता है व्याख्या में क्या होता है, जो हम हिंदी साहित्य में बात करेंगे, तो व्याख्या में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है आपका, ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है संदर्भ प्रसंग। सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है संदर्भ और प्रसंग। ये अगर आपने पहचान लिया संदर्भ प्रसंग, ठीक है, संदर्भ प्रसंग आपने पहचान लिया, तो आपने आधा काम कर लिया। क्योंकि व्याख्या तो इसको एक्सप्लेन आप आराम से कर लोगे, कोई एक्सप्लेन करना बहुत बड़ा काम नहीं है। दूसरा जो होता है वो विशेष। तो विशेष क्या है, इसमें विशेष क्या है? विशेष लिखने के मैंने कई तरीके आपको बताए थे। मैंने कहा था कुछ तुलना कर लेना, कुछ भाषा शैली पे लिख लेना, कुछ संवेदना पक्ष पर बता देना। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब कुछ कुछ हम स्पेसिफिक चीजों पर भी ध्यान देते जाएंगे। जब भारत दूरदर्शा मान लो अगर आंसर आ रहा है, मतलब भारत दूरदर्शा पे अगर आ रहा है, तो 2 चीजें आपको बतानी है। भारत दूरदर्शा पे अगर व्याख्या आ रहा है तो ध्यान रखिए, कुछ कुछ आप स्मार्ट चीजें नोट कर लीजिए। व्याख्या में विशेष में 2 चीजें बताइए। पहली बात बताइए, रंगमंचीय रूप से अत्यधिक सफल रहा है। रंगमंचीय रूप से अत्यधिक सफल रहा है ये नाटक भारत दूरदर्शा। दूसरी बात आपको बतानी है, यानी रंगमंचीयता, बहुत बढ़िया संकेत रंगमंचीयता के रहते हैं, और मतलब डायलॉग बहुत ही अच्छे हैं, शानदार हैं, तो सफल रहा है। पहली बात ये आपको बतानी है। ठीक है, दूसरी बात आपको बतानी है, या इसको मतलब बेसिकली इसको सिर्फ शैली में लिखेंगे तो हम सबसे लास्ट वाले पॉइंट्स में लिखेंगे। जो सबसे पहले आपको लिखना है संवेदनागत पक्ष में, वो है नव जागरण की चेतना। तो नव जागरण की चेतना दर्शाता हुआ कथन। तो यहां पर आप देखोगे नव जागरण में क्या था, नव जागरण में था ना, हम अपने क्या करते थे, अतीत की विरासत को पहचानते थे। यही तो नव जागरण करते थे। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, व्याख्या पे मैं थोड़ा समय दे रहा हूं, हर व्याख्या पे इतना समय नहीं दूंगा, कई बार बस आपको, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है नहीं व्याख्या में। ठीक है, व्याख्या में कुछ है नहीं, ये बुकलेट ही मेनली आपको पढ़नी है। ठीक है, और बुकलेट पढ़ के तो मैं हर क्लास के पहले 1-2 व्याख्या आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन मेजर फोकस वही रहेगा जो क्वेश्चन आंसर है, जो पेपर 1 और पेपर 2 मिला के जो क्वेश्चन आंसर है, मेजर फोकस वही रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो नव जागरण की चेतना को दर्शाता हुआ अतीत की विरासत पर जोर, तथा क्या है, वर्तमान की आत्मालोचना। ये भी तो करते हैं, वर्तमान की आलोचना भी कर रहे हैं। देखो, योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग सब नष्ट हो गया, तो ये दिख रहा है, ये कर रहे हैं। तो विशेष में ये 2 बातें को जरूर को दिखाना है कि नव जागरण की चेतना और रंगमंचीय रूप से सफल, ये बात दिखाना है। दूसरी तीसरी बात विशेष में आप क्या कर सकते हैं, भाषा शैली की बात कर सकते हैं कि भाषा में देखोगे तो तत्सम शब्द भी है, सूचग्रम नैव दास्यामि बेसिकली संस्कृत भी है, हिंदी भी है, शमशान क्या है, उर्दू शब्द भी है। तो तत्सम तद्भव आप कह सकते हो, तत्सम तद्भव शब्दों का आप देख सकते हो, बढ़िया प्रयोग दिखा है। और आपको पता भी होगा भारतेंदु की हिंदी नई वाली हिंदी है, हिंदी नए चाल में ढली वाली हिंदी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं कि विशेष वाले में इन पॉइंट्स को आप बता सकते हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप बता सकते हैं। अब मैं बात करूं, देखो व्याख्या क्या है ना, कई तरीके से लिखा जा सकता है।
ठीक है, व्याख्या कई तरीके से लिखा जा सकता है। तो एक तरीका था जब मैं स्टार्टिंग में लिखता था व्याख्या, तो अब मैं आपको वही अपनी कॉपी से और ये सारी आपको दिखाते जाऊंगा। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे, ठीक है, हाँ अब यहाँ देखिए, इस मेरी टेस्ट कॉपी खुद ही आप देखिए डायरेक्ट, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो आप यहाँ देखोगे मेरी टेस्ट कॉपी, तो जब मैं पहले लिखता था ना, तो मैं प्रॉपर ऐसे लिखता था, प्रस्तुत गद्यांश राजेंद्र यादव द्वारा। देखो जैसे ये है ना, दुनिया में यह सब तो चलता ही रहता है, तुम अकेली कहाँ तक लड़ोगी, ये कीर्ति बात कर रही है ना, एक नाव की यात्री वाला जो कहानी है शानी का, उससे है। किसी चीज़ से अगर सचमुच प्यार हो तो कीमती हो, तो टूट फूट जाने पर भी उसका मोह नहीं रहता है। तो सबसे पहली बात तो मैं क्या करता था, मैं इसको याद कर लेता था कि ये वाला स्टेटमेंट कहाँ पर है। तो मैंने क्या किया, वो व्याख्या वाली बुकलेट्स पढ़ के इसको याद कर ली। अब मैं क्या करता था जनरली, देखो ऐसे लिखता था, प्रस्तुत गद्यांश, अच्छा संदर्भ प्रसंग और व्याख्या, प्रसंग और व्याख्या। कई टॉपर्स क्या करते हैं, अलग अलग हेडिंग्स में लिखते हैं कि संदर्भ ये है, प्रसंग ये है, व्याख्या ये है। मैं सजेशन दूंगा ऐसे मत करो, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होगा, आपको संदर्भ और प्रसंग एक में ही लिखना होगा, फिर व्याख्या आप लिखोगे, फिर विशेष लिखोगे, तो ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, एटलीस्ट आप, कई बार क्या होगा कि एग्जाम में आपको प्रसंग एग्जैक्टली आएगा नहीं कि यार कौन सा प्रसंग था। तो अगर आप मान लो 2 क्वेश्चन में आपने संदर्भ प्रसंग और व्याख्या अलग अलग से दिखाई कि संदर्भ ये है, प्रसंग ये है, व्याख्या ये है, ठीक है। देखो मैं तो आपको बचाने वाला काम बताऊंगा, मैं आपको फंसाने वाला काम नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो मान लो आपने बताया कि संदर्भ ये है, प्रसंग ये है, व्याख्या ये है, विशेष ये, आपने 4 हेडिंग्स में दिया आंसर अलग अलग लिख के, और पता चला 2 क्वेश्चन के बाद जो तीसरा क्वेश्चन है आपको प्रसंग नहीं समझ आ रहा, आपको संदर्भ समझ में आ गया कि जैसे आपको ये आइडिया लग गया कि दुनिया में यह सब तो चलता ही रहता है, तुम अकेली कहां तक की लड़ोगी, तो आपको ये आइडिया लगा कि हाँ यार ये सानी के एक नाव की यात्री से है, सानी रचित एक नाव की यात्री से, आपको ये बात पता चल गई। लेकिन आपको प्रसंग नहीं आ रहा है कि कीर्ति की मां मिसेज मित्तल से बात कर रही है, आपको ये प्रसंग नहीं आ रहा है, ये नहीं याद आ रहा है कि कीर्ति नाम था, कि मिसेज मित्तल कौन था, आपको इतना डिटेल में हो सकता है ना याद आए, हो सकता है ये ना याद है। तो आप बच सकते हो अगर आप अलग अलग हेडिंग नहीं डालोगे, ठीक है, तो आप बच सकते हो। अलग अलग हेडिंग नहीं डालोगे तो आप डायरेक्ट थोड़ा सा इधर उधर की बातें करके काम चला सकते हो। अब ध्यान रखिएगा, अब एक तरीका यह है कि मैंने ऐसे लिखा, प्रस्तुत गद्यांश राजेंद्र यादव द्वारा संकलित एक दुनिया समानांतर के शानी द्वारा रचित कहानी का, मैंने डायरेक्ट संदर्भ बताया, फिर मैंने प्रसंग बताया, कीर्ति की मां मिसेज मित्तल से उसके पति के पास वापस जाने को कहती है। एक ये तरीका है आप कह सकते हो व्याख्या को स्टार्ट करने का, कोई समस्या नहीं है। एक दूसरा भी तरीका है, जो दूसरा तरीका है वो आपको संदर्भ प्रसंग वाले झंझट से बता देगा। आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, एक लाइन एक दुनिया समानांतर के बारे में बता सकते हो कि एक दुनिया समानांतर क्या करता है, यथार्थ को, ठीक है, एक दुनिया समानांतर क्या करता है, नई कहानी, आप कह सकते हो नई कहानी का क्या है, प्रतिनिधि काव्य संकलन है, सॉरी प्रतिनिधि संकलन है, ठीक है, गद्य संकलन है। इसमें विभिन्न रचनाकारों ने क्या किया है भाई, लघु मानववाद है ना, अकेलापन, अजनबीपन, ठीक है, और शहरीकरण इत्यादि समस्याओं को उठाया है, आप ये बात कह सकते हो। और इसी क्रम में उपरोक्त गद्यांश सानी द्वारा रचित एक नाव के यात्री से लिया गया है, ठीक है, एक नाव के यात्री से लिया गया, या फिर पति पत्नी संबंधों को दर्शाता हुआ क्या किया है, एक नाव की यात्री से लिया गया है। तो आप एक इस प्रकार का भी इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, ठीक है। तो एक इंट्रोडक्शन जो मैं बता रहा हूं वो जो मैंने यहां पे लिखा है वो, और एक इंट्रोडक्शन जो आप एक अलग से थीम बनाकर, जैसे अगर देखोगे, अब ये मैंने कैसे सीखा था, मैंने ये काम बाद में करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो जो ये इंट्रोडक्शन वाला है ना, मैंने बाद में क्या किया था, चेंज करना शुरू कर दिया था। तो आप देखोगे, अगर प्रदीप सर की कॉपी आप देखोगे, तो मैं तो बार बार बोलूंगा भाई इनके नंबर बहुत ज्यादा आए थे, नो डाउट है, तो आपको ये देखना चाहिए, ठीक है। तो 1 मिनट मुझे ध्यान दे दीजिए कि ये ना, बस 1 सेकंड देख लेते हैं, कहीं तो मिल ही जाएगा, चिंता मत कीजिए। अब देखिए, सॉरी, जैसे ये देखो, ये है ना, समझिएगा, तो जैसे आप देखेंगे ये ऐसा है ना, पर प्यार की बेसुध गणिया, देखो ध्यान रखो, ये 2 व्याख्या हो रही है हमारे साथ। हमने एक व्याख्या का एक नाव की यात्री वाला वो कर लिया, इंट्रोडक्शन मेन बॉडी है, ये मत सोचना कि नहीं किया, मैं बार बार नहीं बताऊंगा वो स्टेटमेंट। अब क्या करना है आपको, पहले ही रुको, दिखा देता हूं, पहले ही करवा देता हूं ताकि आपको लोड ना हो। अब एक चीज ध्यान में रखिए, ये एक स्टेटमेंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, दुनिया में यह सब तो चलता ही रहता है, तुम अकेली कहां तक लड़ोगी। मान लो नई कहानी पे कोई प्रश्न आ जाता है, ठीक है, तो ये वाला आप एग्जाम्पल दे सकते हैं,
ठीक है, ये वाला एग्जांपल, सानी की एक नाव की यात्री, ये एग्जांपल दे सकते हैं। सब मत याद करिएगा, कुछ चीजों को अपने ऊपर से भी जाने दीजिए, बहुत लोड नहीं है। हालांकि ये ध्यान रखिए हमने इसका संदर्भ प्रसंग कर लिया है, संदर्भ प्रसंग कर लिया है। अब व्याख्या तो आप आराम से कर लोगे। बेसिकली क्या है, वही पति को छोड़, अब आपको प्रसंग समझ में आ गया, तो वही क्या कर रहा है, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा को आम बताते हुए कह रहा है कि भैया चले जाओ वापिस, ठीक है, वापिस चले जाओ, है ना, कि पति पत्नी यही कह रहा ना, किसी चीज से अगर सचमुच प्यार हो तो वह कीमती हो, तो टूट फूट जाने पर भी उसका मोह नहीं जाता। तो वही कह रहा है कि अगर पति से अपने सचमुच प्यार है तो थोड़ा बहुत अगर लड़ाई झगड़ा है तो उसको समाप्त करो, वापिस उसके पास चले जाओ। यही बात वो कह रही है, यही बात आपको लिखना भी है, यही बात लिखना ही है कि कीर्ति की मां मिसेज मित्तल से उसके पति के पास जाने की सलाह देते हुए कहती है कि पति पत्नी के बीच लड़ाई बहुत आम है, ठीक है, अकेले दुनिया से लड़ने से बेहतर है, अकेले दुनिया से लड़ने से बेहतर है कि अपने पति के पास वापिस चला जाए, यह मानते हुए कि प्यार वाला पक्ष, ठीक है, यह प्यार वाला पक्ष या मोह वाला पक्ष लड़ाई झगड़े से न्यून है। यह बात आप दर्शाएंगे, ठीक है, ये दर्शाएंगे, है ना। और फिर क्या है विशेष में, तो विशेष में क्या दिखा है, वही पितृसत्तात्मक सोच महिला की, वही दिख रहा है। छायावादी कवि, मैंने क्या किया, तुलना भी कर दिया कि कामायनी में भी देखो, अब यहीं पे एक हम कर ही लेते हैं ना नई कहानी का, तो व्याख्या वाला खंड, क्योंकि हम लोग व्याख्या हर क्लास में 1 से 2 व्याख्या हम कोशिश करेंगे करने की, ठीक है, 1 से 2 व्याख्या कोशिश करेंगे करने की। तो ये समझ लो उसका पहले का है। अभी भारत दूरदर्शा भी आज करेंगे, तो थोड़ा सा ज्यादा होगा आज, पहली क्लास है, कोई बात नहीं, परेशान मत होइएगा। मैं 15-20 व्याख्या मैंने सोचा आपको करवाने के लिए। व्याख्या की बुकलेट जरूर देख लीजिएगा, मैं फिर से बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, मैं तो आपको बस समझा रहा हूं, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, व्याख्या लिखना आपको आ जाएगा इस क्लास के बाद, ठीक है। वो ऐसा, ये वाला जो व्याख्या वाला खंड है ना, वो ऐसा ही है, एथिक्स का पेपर, ठीक है, एथिक्स का पेपर, बस ये समझ लो। एथिक्स का पेपर में क्या करते हैं हम, केस स्टडी 1-2 सॉल्व कर लेते हैं, बस हो जाता है। 100 केस स्टडी सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं होता है, बस उसकी फिर प्रैक्टिस करनी होती है। तो व्याख्या की भी फिर आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, फिर उसके बाद पढ़ाई वाला पक्ष बहुत मैटर नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग ऐसे ही 250 क्वेश्चन से आगे निकल गए हैं, मुझे लग रहा है हो जाएगा अपना सब मिला जुला के। तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या है, महिला के द्वारा क्या दिख रहा है, पितृसत्तात्मक सोच दिख रही है जब वो वापस भेज रही है, पहली बात ये। फिर दूसरी बात याद आ रहा है आपको, मैंने कहा था तुलना भी कर लेना, अगर कोई तुलना संवेदनात्मक दिख जाए तो आपको कर देना है। तो मैंने क्या किया, गद्य की तुलना कर दी पद्य से, और कामायनी में क्या करें, कामायनी प्रसाद कह रहे हैं आंसू से भीगे अंचल पर अपना सब कुछ रखना होगा, यही बात तो कह रहे हैं ना, ठीक है, अंचल पर अपना सब कुछ रखना होगा, अपनी स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। तो ये बात कह रहे हैं ना कि भैया ठीक है, थोड़ा सा झगड़ा भी हो जाए, कामायनी में यही कह रहे हैं ना, पति पत्नी के बीच अगर झगड़ा हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, पत्नी को सुलह करनी चाहिए। यही छायावादी दृष्टिकोण यहां भी दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं छायावादी कवि प्रसाद भी यही दृष्टिकोण व्यक्त करते हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया कि वर्तमान में भी महिलाएं आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा हेतु पति पर निर्भर है, एक प्रासंगिकता बता दी, और सामाजिक कलंक महिला पर अधिक होता है, ये बात मैंने बता दी। 1-2 पॉइंट आपको दिख जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे देखना ये बात सच्चाई है। मैंने क्या किया, मैंने वर्तमान की सच्चाई ही दिखाया इस एग्जाम्पल। मैंने कहा देखो क्या है, समाज हमारा ऐसा है, पति पत्नी के बीच अगर तलाक हो जाता है ना, तो पत्नी कलंक लेके ज्यादा घूमती है बजाय कि पति को कोई फर्क नहीं पड़ता है, पत्नी के सिर पे कलंक इस बात का ज्यादा रहता है कि यार तलाक हो चुका है। तो इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। तो ये बात मैंने यहां पर बताई है, इस तरह से आप करेंगे, ठीक है। अब इसी तरह देखो, तो मैंने यहां पर प्रस्तुत गद्यांश और ऐसा वाला इंट्रोडक्शन लिखा है, चाहो तो आप भी ऐसा कर सकते हो। मैं एग्जाम में कुछ इंट्रोडक्शन मैंने क्या किया था, मैंने बैलेंस का काम किया था। देखो मुझे 140 नंबर मिले हैं पेपर 2 में, ठीक है, पेपर 2 में 140 नंबर मिले हैं। कुछ मैंने इस तरह से लिखे थे प्रस्तुत गद्यांश, और कुछ मैंने थोड़ा इधर उधर की बातें करते हुए लिखी थी। अभी जैसे जैसे हम करेंगे थोड़ा प्रैक्टिस तो आप देख जाएंगे। तो यहां पर आप देखोगे, अगर प्रदीप सर की कॉपी देखोगे तो प्रदीप, अब ये थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, 2 व्याख्या कर लेते हैं ना, ये भी नई कहानी में 2 एग्जाम्पल थोड़ा याद रखना। नई कहानी के देखो, नई कहानी वाले में ना 3-4 स्टेटमेंट याद रखना, बस स्टेटमेंट, है ना। 2-3 उसमें से 2-3 स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, संवेदनागत पक्ष के हो जाएंगे, स्टेटमेंट संवेदनागत पक्ष हो जाएंगे। और एक भाषा शैली वाला स्टेटमेंट भी याद रख लेना, भाषा शैली वाला स्टेटमेंट जिसमें हिंदी अंग्रेजी सभी का कुछ मिश्रण हो, तो भाषा शैली वाला एक स्टेटमेंट याद रख लेना। आपका नई कहानी पे कोई भी प्रश्न आएगा हो जाएगा। जैसे नई कहानी में क्या था, नई कहानी में कथानक टूट जाता है, ये सब बातें हो जाती है ना। खैर आपको ये बातें पता होगी, मुझे ये बात पता है, और यही पता हुआ मान के मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसीलिए कनेक्ट करते चल रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है, कथानक भी बिखरा हुआ है, बहुत टूट जाता है कथानक, प्रतीकों के माध्यम से, मतलब गद्य क्या बन जाता है, गद्य काव्य के समान बन जाता है कई बार, प्रतीकों के माध्यम से अपनी बातें कही जानी। वही है ना, वो चिड़िया वाला वो बताता है, जब वो पति पत्नी का तलाक हो रहा होता है तो चिड़िया अचानक से गिर जाती है, चिड़िए का बच्चा, वो प्रतीक के माध्यम से क्या करता है, कहानी करने का प्रयास करता है,
ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यहीं पर एक ये भी देखेंगे आप, तो ये क्या है व्याख्या दूसरा, पर प्यार की बेसुध गणियां वे विभोक्षण तन्मयता के वे पल जहां शब्द चूक जाते हैं हमारे जीवन में कभी नहीं आए। तुम्हें बताओ आए कभी? तुम्हारे असंख्य आलिंगनों और चुंबनों के बीच भी यदि एक क्षण के भी मैंने तन मन की शुद्ध बिसरा देने वाली ये पुलक या मादकता का आप कह सकते हो अनुभव नहीं किया है। ठीक है, अब यहां पर ये सबसे पहली बात आती है ना, सबसे जो जरूरी है कि आप पहचानो क्या है ये मतलब ये व्याख्या खंड ये कहां से उठा है, ये कहां से उठा है। तो जो आप ये पढ़ोगे ना, तुम्हारे असंख्य आलिंगनों और चुंबनों के बीच भी एक क्षण के लिए भी मैंने तो कभी भी तनमन की शुद्ध बिसरा देने वाली पुलक या मादकता का अनुभव नहीं किया। तो आप तुरंत आपको याद आएगा कि हाँ यार ये वही है, यही सच है, यही सच है। दीपा क्या कर रही है? दीपा सोच रही है, संजय के पास है और सोच रही है निशीथ के बारे में। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो वाली कहानी आपको तुरंत याद आ जाएगी। अब एक तरीका इंट्रोडक्शन का ये वाला है कि आप क्या करें, जैसा मैंने अभी ऊपर वाले में ही बताया, बढ़िया हुआ कि दोनों ही नई कहानी से ही आ गया है। सबसे अच्छी बात ये हुई है कि दोनों ही नई कहानी से आ गया है, तो आपको भी आसानी होगी। ठीक है, एक मिनट, एक सेकंड, क्या हो रहा है भाई? ये फुल है ना, फुल स्क्रीन। कोई नहीं, अभी इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको दिमाग में आ रही होगी, है ना। अब यहां पर देखिएगा इसको, तो आप चाहिए तो इंट्रोडक्शन ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब संदर्भ प्रसंग मिक्स करके, मैंने वही कहा अलग अलग हेडिंग करके मत लिखो। तो आप ये भी बता सकते हो, ठीक है, कि प्रेम क्या है, नई कहानी में प्रेम क्या है? विचलनशील है, अंतर्द्वंदता है और जीवन की वास्तविकता को, यानी स्वतंत्रता पश्चात जीवन की वास्तविकता को दर्शा रही है नई कहानी, जहां पर प्रेम क्या है? विचलनशील है, विचलित भी हो रहा है और अंतर्द्वंदता को भी महसूस कर रहा है प्रेम। और आप बताएंगे मनु भंडारी द्वारा रचित यही सच है कि नायिका जो दीपा है वो क्या कर रही है? संजय निशीथ के प्रेम की तुलना कर रही है। ठीक है, तो वही देखिएगा, तो वही है कि एक प्रेम क्या है? शारीरिक प्रेम है, आवश्यकता का प्रेम है। निशीथ से प्रेम क्या है? भावनात्मक है। ठीक है, तो ये बात समझिएगा, तो वही है ना, तो ये बात समझ रहे ना कि कभी नहीं उसको यही दिमाग में चल रहा है उसके पास कि यार संजय के साथ जब रहती हूं तो पुलक और मादिकता नहीं आता है, उसके क्या है? बस आलिंगन चुंबन यही सब होता है उसके साथ। ठीक है, तन मन की शुद्ध बिसरा देने वाली पुलक मादकता नहीं, मतलब आवश्यकता है भाई एक, है ना, क्या ढुकाना है ना, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, भाई बस एक सनम चाहिए, वही वाला यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, तो अब विशेष में क्या बता रहे हैं? प्रेम विचलनशील है, इसको स्वीकारा गया है। आधुनिक प्रेम उपयोगितावादी है। ठीक है, उपयोगितावादी प्रेम है। फूल झरे तो झर जाने दो, आपका ये अज्ञे ने भी इस बात को व्यक्त किया है, फूल झरे तो झर जाने दो। ठीक है, ये बात बताइए, इस बात को आप प्रॉपर बताइए। भाषा क्या है? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? चिंतन, ये सोच रही है ससुरी दीपा, तो सोच रही है, तो चिंतन, समानता चिंतन जो होता है वो शुद्ध हिंदी, तत्समी हिंदी में चिंतन होता है, जहां भी देखोगे ये यही होगा। तो भाषा शैली चूंकि ये चिंतन कर रही है तो क्या हो जा रहा है? ये तत्समीकृत हो जा रहा है ना। फिर डायरी शैली का प्रयोग, और ये बहुत बड़ी बात है, खासतौर पे नई कहानी में शैलीगत ये विशेषता थी कि वह डायरी शैली थी। डायरी शैली मतलब कहीं कहीं दिखता है डायरी शैली, आत्मकथात्मक शैली, ठीक है, पत्र लेखन शैली, इस प्रकार की चीजें दिखती है। लेकिन ये दीपा वाली जो कहानी क्या है, क्यों प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा फेमस है? क्योंकि मन्नू भंडारी ने क्या किया, इसमें डायरी शैली में लेखन किया है। ठीक है, डायरी शैली में लेखन किया है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, आप इस तरह से बताएंगे। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से आप बता सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब आपको वही अब सीधे यही काम हम लोग करवाते हैं। तो इसमें आप चाहें तो याद रख लीजिए कि द्वितीय अंक से है ये जो कथन है भारत वही भूमि है, ये द्वितीय अंक से है। हो पाए तो बहुत अच्छा, नहीं हो पाए तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, नहीं हो पाए तो छोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से छोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखिएगा, ये जो कहानी है, मतलब ये जो कथात्मक है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये कहां पर है? जब शमशान के स्थान पर, ठीक है, शमशान के स्थान पर भारत का जब मंच पर प्रवेश होता है, ठीक है, तो भारत का मंच पे प्रवेश हो रहा है और वही भारत अब आके परेशान कर रहा है ना, वही भारत देख रहा है कि यार, ठीक है, कि क्या हो गया हमारे साथ, ठीक है, कितना बुरी बात लग गई, और भारत अपने आप को रो रहा है खूब कि अब मुझे तो कोई शरण देने वाला नहीं रहा, मेरी बहुत बुरी हालत हो गई, बहुत बुरी कंडीशन हो गई है। तो आप यही बात यहां पर बताएंगे। ठीक है, यही बात आप बताएंगे। तो क्या है यहां पर? वही कह रहा है
कि भारत ऐसा वीर था, आप सीधे इसी से लिखिए कि आप इस तरह से लिख सकते हैं कि भारतेंदु, इंट्रोडक्शन, आप देखो मैं अब एक इंट्रोडक्शन दूसरे तरीके से बता रहा हूं। तो भारतेंदु युग में नवजागरण चेतना गद्य तथा गद्य एवं उसमें भी नाटकों में विद्यमान थी, ठीक है, या अत्यधिक महत्वपूर्ण रूप से विद्यमान थी, ठीक है, महत्वपूर्ण रूप से विद्यमान थी। भारत दूरदर्शा में भी शमशान के या भारत दूरदर्शा नाटक के द्वितीय अंक में भी, ठीक है, शमशान के दृश्य में जहां पर कौवा, कुत्ता और शियार घूम रहे हैं और एक टूटा फूटा मंदिर है, मंच पर भारत का प्रवेश हो रहा है तथा वह अपनी खराब स्थिति के लिए क्या कर रहा है, देशद्रोही जयचंद को जिम्मेदार ठहरा रहा है। तो इस प्रकार का आप इंट्रोडक्शन बता सकते हैं कि भैया देखो ऐसा ये भारत आके अब रो रहा है वो कि पामर जयचंद जो है ना, देशद्रोही जयचंद, ठीक है, जिसने देश के साथ क्या किया, द्रोह किया, उसके कारण हमारी बहुत दुर्गति हुई है। तो वही बात ये कह रहा है। तो क्या है ना, आप बताएंगे कि व्याख्या में आप क्या लिखेंगे, व्याख्या में ये लिखेंगे। अब देखो व्याख्या ना हर लाइन का एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है, आप इस बात को कहेंगे, अब लिखेंगे व्याख्या में, ठीक है, कि अतीत की महानता वर्णित करते हुए भारतेंदु कहते हैं कि महाभारत युद्ध में या महाभारत युद्ध से पहले खलनायक दुर्योधन भी कहता है कि सुई के या बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, ठीक है, नहीं दूंगा, तथा वही भारत जिसका खलनायक, आप इस तरह से लिखिएगा कि अतीत की महानता का वर्णित करते हुए और वर्तमान की दुर्दशा पर रोते हुए भारतेंदु नहीं लिखेगा, भारत कहता है कि जहां दुर्योधन जैसा खलनायक भी, ठीक है, वीरोत्तम था और बिना युद्ध के सुई के अग्रभाग का जमीन भी देने को नहीं तैयार हुआ, उसी भारत में भारत की योग्यता, विद्या, सभ्यता, 2-3 बातें लिख दीजिएगा, सब नष्ट हो गए हैं। और जयचंद जैसे व्यक्ति के कारण ही, ठीक है, जयचंद जैसे व्यक्ति के कारण ही भारत में विदेशियों का शासन आया और अब भारत को कोई पूछने वाला ही नहीं है, और यह कहते हुए भारत रोने लगता है, ठीक है। तो देशघाती जयचंद की उसको याद आती है भारत को, ठीक है, अतीत का स्मरण करता है देशघाती जयचंद। तो यहां पर ध्यान देखिए, फिर मैंने वही कहा कि विशेष में नवजागरणी चेतना जरूर दिखानी है, और नवजागरणी चेतना में क्या है, आत्मावलोकना और गौरवशाली अतीत का चित्र। तो 2 चीजें नवजागरणी चेतना में आप एक ही पॉइंट में लिखेंगे कि नवजागरणी चेतना का प्रभाव है, जिसमें न केवल आत्मावलोकना बल्कि अतीत के गौरवशाली चित्र को भी क्या किया गया है, उकेरा गया है, ठीक है, उकेरा गया है। फिर वर्तमान दुर्दशा के लिए जयचंद जैसे देशद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया है, ठीक है, जिम्मेदार ठहराया है, ठीक है, ये बात समझिएगा। फिर तत्सम तद्भव संबंधों का, शब्दों का सुंदर समन्वय और भारत का मानवीकरण करके, ठीक है, उसके द्वारा संवाद कहलाया। तो देखो यहां पर भारत क्या है, भारत मानव बन गया है, ठीक है, प्रकृति का मानवीकरण, कुछ देजावू हो रहा होगा छायावाद में, ठीक है। तो भारत का मानवीकरण करके नवीन शैली को लाया गया। तो आप ये 2-3 पॉइंट यहां पर विशेष में बता देंगे, ठीक है, विशेष में आप बता देंगे। इसी तरीके से एक और देख लीजिए। अच्छा, ये कुछ स्टेटमेंट ध्यान में रख लेना। अखबारों के शस्त्र और स्पीचों के गोले मारे जाएं, आप लोग क्या कहते हैं। मैंने वही कहा कि भाई ये आपको थोड़ा सा रीडिंग करना पड़ेगा, 1-2 स्टेटमेंट याद करना पड़ेगा। हर नाटक से, हर कहानी से, जैसे एक दुनिया समानांतर है, मान लो जैसे एक दुनिया समानांतर है, तो अब एक दुनिया समानांतर से कम 10 स्टेटमेंट, आपको 10+ स्टेटमेंट याद करने पड़ेंगे। इसी तरह से जैसे हर नाटक से, जो भी सिलेबस में 10-8 नाटक हैं, इसके आपको 5-5, 6-6 महत्वपूर्ण स्टेटमेंट
आपको रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको काम करना पड़ेगा, जहां जहां जरूरत होगी मैं दिखाऊंगा कोशिश करके, लेकिन आपको ये काम करना पड़ेगा। वो भाई प्रैक्टिस से ही वो आएगी, ठीक है, वो प्रैक्टिस से ही आएगी। तो इसलिए मैंने कहा कि ये कर लोगे तो आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा कि हाँ ये ठीक है। अब एक ये देख लीजिए, मैं बस इसमें अब क्या करूंगा, मैं इसमें अब ये चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अब मैं क्या बताऊंगा, बस इंट्रो और विशेष, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, ये तो आप एक्सप्लेन कर ही लोगे, बहुत आसान है। इंट्रोडक्शन बस सिखाऊंगा, देखो ठीक है। तो ये बात समझिए, है ना। भारतवर्ष को ऐसी मोह निद्रा ने घेरा है कि अब इसके उठने की आशा नहीं है। सच जो जानबूझकर सोता है उसे कौन जगा सकेगा। हाय देव तेरे विचित्र चरित्र हैं। जो कल तक राज करता था वह आज जूते में टांका उधार लगवाता है। ये स्टेटमेंट याद कर लेना, जो कल राज करता था आज जूते में टांका लगवाता है। क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार की लोकोक्ति है ना, लोक जीवन में चलने वाले कथनों का प्रयोग है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। फिर ये देखो एक सुक्ति भी दिख रही है आपको, जो जानबूझकर सोता है उसे कौन जगा सकेगा। तो अब यहां पर देखिएगा। अच्छा एक चीज और है, भारत दुर्दशा का सभी इंट्रोडक्शन, भारत दुर्दशा का सभी इंट्रोडक्शन आप क्या कर सकते हैं, एक काम इस कर सकते हैं, त्रासद तत्व से जोड़ सकते हैं, त्रासद तत्व से जोड़ सकते हैं। भारत दुर्दशा के सभी स्टेटमेंट, मतलब सभी प्रश्नों को ध्यान रखिएगा, त्रासद तत्व से जोड़ना है, त्रासद तत्व से जोड़ना है। तो आप व्याख्या अगर भारत दुर्दशा पे आए तो त्रासद तत्व से लिखिए। तो यही क्या है, इंट्रोडक्शन ऐसे लिखिए, ठीक है, कि है ना, कि ये नए वाला इंट्रोडक्शन बहुत सही है इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि प्रस्तुत गद्यावतरण क्या है। तो जो मेरा तरीका इंट्रोडक्शन लिखने का ऐसा ही है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र रचित भारत दुर्दशा से लिया गया है। यह हिंदी में त्रासद तत्व की प्रयोग की दृष्टि से सूत्रधार माना जाता है, कि त्रासद तत्व का सूत्रधार माना जाता है, इस रचना को त्रासद तत्व का सूत्रधार माना जाता है। त्रासद तत्व ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न इस पे आएगा, अभी हम करेंगे भी, ठीक है, करेंगे भी। अब ये प्रसंग क्या है इसका, ये प्रसंग क्या है, तो भारत भाग्य आता है, भारत भाग्य, ठीक है, ये आखिरी है, छठा अंक है, ठीक है, छठा अंक है। तो भारत भाग्य आता है, भारत को उठा रहा होता है और वो उठता नहीं है, ठीक है, उठता नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत दुर्दैव के भय से बहुत ही ग्रसित है, बहुत ही डरा हुआ है भारत, एकदम उसकी बैंड बजी हुई, वाट लगी हुई है। तो इसी निराशा से ग्रस्त होके, ठीक है, भारत भाग्य कहता है कि जो जानबूझकर सोता है उसे कौन जगा सकेगा, और भारत अब सुधरने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो बात ध्यान रखिएगा कि भारत को, तो आप यही मेन बॉडी में यही बात बताएंगे कि भारत भाग्य कहता है कि अब सुधरने का कोई चांस नहीं है, ठीक है, अब कोई चांस नहीं है। वो अतीत की गौरवशाली इतिहास में इतना दंभी और मिथ्या रख चुका है कि अब उसे वर्तमान समस्याएं दिख ही नहीं रही हैं। तो ये बात बस आपको बतानी है इंट्रोडक्शन में, ठीक है, ये बात बतानी है। यहां पर ध्यान रखिएगा विशेष में, तो विशेष में नवजागरणी चेतना मैंने बोला था कंपलसरी है, ठीक है, कंपलसरी है, ठीक है, नवजागरणी चेतना कंपलसरी है। यहां पर ध्यान रखिए, मोह निद्रा ने घेरा, इसके उठने की आशा नहीं है, क्या है, त्रासद तत्व है। तो बताइए त्रासद तत्व भी दिखता है, या त्रासद तत्व आपने इंट्रोडक्शन में बता दिया, फिर जरूरत नहीं है बताने की, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर बताइए ये वाला स्टेटमेंट क्या है, लोकोक्तियों, ठीक है, ठीक है, तो क्या है, लोक जीवन से जोड़ा गया है, ठीक है, जूते में टाका उधार लगवाना, है ना, जूते में टाका उधार लगवाना, ये ना लोक कथन से जोड़ा गया है। फिर यहां पे क्या बताया कि भारत के पतन का कारण भारत स्वयं है, क्योंकि वह जानबूझकर सो रहा है। तो आप इस बात को बताएंगे, चूंकि भारत जानबूझकर सो रहा है, अतः यह स्पष्ट किया, इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत के पतन का कारण भारत स्वयं है। फिर शैली में खड़ी बोली का प्रवाहपूर्ण एवं प्रवाहयुक्त प्रयोग, ठीक है, खड़ी बोली का प्रभावपूर्ण और प्रवाहयुक्त प्रयोग, जो कि मंचीयता की दृष्टि से भी उपयुक्त है। ये बात जोड़ देना है, मंचीयता की दृष्टि से भी उचित है। सूत्र शैली का प्रयोग है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सूत्र शैली का अद्भुत प्रयोग दिखता है। तो ये आप करके इसका ये खत्म करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, जो कि हमें क्वेश्चन करना है, ठीक, कहां गया, हाँ, अब ये हमारा क्वेश्चन है भारत दुर्दशा का। तो 1 से 2 क्वेश्चन हम लोग इसको करेंगे। पहले यही क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। पहले ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आने का बहुत ज्यादा चांस है। क्या भारत दुर्दशा को त्रासदी माना जा सकता है? अपना मत प्रकट कीजिए। मैंने त्रासद वाला प्रश्न आपको ये ऑलरेडी करवाया हुआ था, पृथ्वीराज रासो को त्रासदी माना जा सकता है, याद है? ऐसा वाला प्रश्न आपको ऑलरेडी कराया था। तो मैंने कहा था इंट्रोडक्शन में
त्रासदी को ही बता दीजिए कि त्रासदी क्या होती है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आप त्रासदी को ही एक्सप्लेन करेंगे। इस प्रश्न को एक बार समझिए, प्रश्न की पहले समझिए, फिर आगे हम लोग इसको मतलब डील करेंगे कि कैसे मैनेज करना है, तो हम इसको करेंगे। ठीक है, एक बात समझिए, हर प्रश्न के 3 पार्ट हैं, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। ये 3 पार्ट हैं हर प्रश्न के। ठीक है, हर प्रश्न के ये 3 पार्ट हैं। यहां पर देखोगे अगर आप, ठीक है, 1 मिनट, एक मिनट बस आप लोग वेट कीजिए थोड़ा सा। हाँ, तो अभी इसको देखते हैं हम। तो पहली बात, जब प्रश्न आता है तो पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न को समझना है। प्रश्न को देखेंगे आप, लेयर कह रहा है क्या भारत दुर्दशा को त्रासदी माना जा सकता है। तो अभी इस बात को समझिए, अपना मत प्रकट कीजिए, मत दीजिए, अपना मत दीजिए। तो सबसे पहली बात, आप त्रासदी के अवयवों को देखेंगे। त्रासदी के अवयव क्या क्या थे, उसमें नायक के बारे में कैसा होना चाहिए, धीरोदात्त, जो भी बड़ी बड़ी बातें होती है, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें होनी चाहिए। कथानक वक्र होना चाहिए, ठीक है, कथानक वक्र होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, हैमर्शिया यानी नायक की कोई गंभीर भूल होनी चाहिए, हैमर्शिया। और अंततः विरेचन होना चाहिए। ठीक है, अंततः क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, विरेचन का प्रभाव होना चाहिए। ठीक है, विरोचन का प्रभाव होना चाहिए। ये कुछ प्रमुख तत्व हैं त्रासदी के। आप क्या करेंगे, इसके आधार पर तुलना करेंगे। लेकिन तो जब इसके आधार पर आप भारत दुर्दशा की तुलना करेंगे तो आप देखेंगे नहीं, नायक भद्र और साहसी धीरोदात्त तो है ही नहीं। नायक पहले ही रो रहा है, आते ही रोना शुरू कर दिया, हाय हाय करके मूर्छित होकर गिर गया। कथानक वक्र एकदम नहीं है, भारत दुर्दैव ने एकदम डंडा मतलब लगाया एकदम बुरी तरह से। ठीक है, भारत दुर्दैव ने क्या किया, एकदम डंडा घुमाया एकदम बहुत बुरी तरह से। अंधकार है ना, मदिरा, मोह, माया, सबके उससे एकदम बुरी तरह से घुमा हुआ है। हैमर्शिया जैसा कुछ दिखता नहीं है, नायक की कोई नैतिक भूल हुई नहीं है, कोई ऐसी भूल नहीं है। विरेचन का प्रभाव हल्का फुल्का दिखता है, मतलब जो पाठक है कहीं ना कहीं उसको देख के थोड़ा दुख होता है। यहां पर भी विरेचन पाठकों को दुखी करने के लिए कम, बल्कि वर्तमान समस्या पे के जगाने के लिए या नव जागरणीय चेतना जगाने के लिए है, न कि विरेचन करना। विरेचन करना उद्देश्य नहीं है। ये बताएंगे भैया नहीं, हमारे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन कहीं हाँ इसमें त्रासदी तत्व जरूर है। त्रासदी तत्व क्या, त्रासदी तत्व का यही कि नायक का हार जाना, नायक का हार जाना, ये क्या है, त्रासदी तत्व ही है, त्रासदी तत्व ही है। तो आप ये बता देंगे कि ऊपर ऊपर से त्रासदी के तत्व जरूर दिखते हैं, नायक का हार जाने से त्रासदी के तत्व जरूर दिखते हैं, लेकिन अगर इसके पैरामीटर्स पे अगर चेक करते हैं, यानी त्रासदी के पैरामीटर्स पर चेक करते हैं, तो ऐसे ऐसे दिखता नहीं है। तो ये बात समझिए, पहले प्रश्न को समझ लीजिए। अब एक विचार और करेंगे कि त्रासदी नहीं है तो इससे क्या नुकसान हो गया। तो आप ये भी बताएंगे त्रासदी न होना एकदम महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों, क्योंकि भारतेंदु त्रासदी लिखना चाहते ही नहीं थे। मतलब ये बात हो सकती है ना कि क्या एक समझिएगा, क्या आपको ये लग रहा है कि भारतेंदु असफल रहे त्रासदी लिखने में? भारतेंदु बहुत अच्छी त्रासदी लिख सकते थे इसके माध्यम से। तो आपको ये बात बतानी है कि भारतेंदु की असफलता नहीं है, भारतेंदु त्रासदी लिखना ही नहीं चाहते थे। तो त्रासदी केवल एक ऊपरी तत्व के रूप में दिखा है। उनका मूल उद्देश्य क्या था, नव जागरणीय चेतना का संचार करना,
जिसमें कुछ तत्व त्रासदी के आगे हैं, अतः यह त्रासदी नहीं है। यह बात आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो ये आपका मेनली वो है। अब इसमें जब आप नायक के बारे में बताएंगे कि नायक धीरोदात्त नहीं है, ठीक है, त्रासदी का जो प्रथम कि नायक ऐसा होना चाहिए, वहां पे ऐसा नायक नहीं है, तो आप एग्जाम्पल देंगे कि नायक रो रहा है, अपनी वर्तमान दशा पर रो रहा है, कह रहा है कि भारत को क्या हो गया, बुरे हाल पे हो गया, ठीक है। वहां पे आप एक एग्जाम्पल देंगे, कि स्टेटमेंट देंगे, एग्जाम्पल देंगे। अंधकार, मोह, मदिरा ने किस तरह से भारत को एकदम वाट लगा दी है। जब आप बताएंगे कथानक वक्र होना चाहिए, और यहां पर कथानक वक्र नहीं है, तो आप कहेंगे भारत की दुर्दशा शमशान घाट के दृश्य से ही स्पष्ट हो जाती है, शमशान घाट के दृश्य से ही स्पष्ट हो जाती है ना। और कथानक एकदम स्पष्ट है, सरल है, या रेखीय कथानक है, जिसमें भारत दुर्देव अपने पूरे, ठीक है, अपने पूरे सेना के साथ, उसमें कौन कौन होता है, अंधकार, एक दो बता देना, मद, मोह, मदिरा, ठीक है, लोभ, भय, सबके साथ आके भारत को नष्ट कर चुका होता है, भारत को नष्ट कर चुका होता है, ठीक है। अब फिर आप बताएंगे, आप बताएंगे हेमर्शिया, हेमर्शिया वाले में क्या बताएंगे आप, हेमर्शिया वाले में बताएंगे कि हेमर्शिया जो कि नायक की अति गंभीर भूल त्रासदी का महत्वपूर्ण तत्व है, लेकिन यहां पर नायक की गंभीर भूल प्रत्यक्षतः नहीं दिखाई देती। या फिर आप कहेंगे, या कहेंगे जयचंद जैसे देशद्रोहियों को, या पामर जयचंद, तो ध्यान रखिएगा पामर जयचंद ऐसे लिखना है आपको, क्योंकि पामर जयचंद ही उठ गया है, तो पामर जयचंद जैसे पात्रों के कारण भारत की गंभीर दुर्दशा की चर्चा करते हुए भी, या भारत की गंभीर दुर्दशा, या पात्रों के कारण ही भारत में विदेशी शासन आना और उसके कारण ही गंभीर दुर्दशा उत्पन्न होने की चर्चा करते होने के बावजूद भी हेमर्शिया प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता है, प्रत्यक्ष रूप से हेमर्शिया नहीं दिखता है, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से हेमर्शिया नहीं दिखता है। तथा नायक क्या है, कोई गंभीर भूल, यहां पर नैतिक भूल उसने नहीं की, अति नैतिक भूल नहीं की है। मूलतः नायक कभी भारत दुर्दैव के साथ कभी संघर्षरत रहा ही नहीं। फिर आप बताएंगे विरेचन, तो आप बताएंगे पाठक को बहुत हल्की फुल्की विरेचन की अनुभूति होती है, बहुत हल्की विरेचन की अनुभूति होती है, दुखित होता है, तनाव में आता है, परंतु जो ग्रीक साहित्य है उसमें जो विरेचन का संपूर्ण प्रभाव है वह पाठक में नहीं दिखता है। तो आप इस बात को बताएंगे और फिर वही जो कंक्लूजन बताया वो करेंगे। तो अब इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, अब एग्जैक्टली क्या करना है। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको बताते जाता हूँ, एग्जैक्टली क्या लिखना है तो उसको देख लीजिए, ठीक है। हमारे बार ऐसे ही करते तो मैंने दूसरे राउंड में आपको बहुत डिटेल में बता दिया एग्जैक्टली कौन कौन से एग्जाम्पल क्या क्या देना है। अब ध्यान रखिए, ये सब मत बताइए पूरा कि ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने पहली बार त्रासदी का, कुछ नहीं, आप सीधे ऐसे बताइए त्रासदी अरस्तवी परंपरा की, ठीक है, अरस्तवी परंपरा की एक प्राचीन विद्या है ना। या फिर आप ऐसे यहां से स्टार्ट करिए, सामान्य दृष्टि से त्रासदी हर ऐसी रचना को कहा जा सकता है जिसका अंत नायक की सफलता में न होकर दुख और पीड़ा की सघन अनुभूति में हो, ठीक है, सघन अनुभूति में हो। नायक का खलनायक के हाथों पराजित होना, नैतिक व मानसिक स्तर पर टूट जाना, मृत्यु को प्राप्त होना, यह सब दृश्य प्रायः त्रासदी के अंत में दिखते हैं। यही बात आप लिखिए, यही सब लिखिए। इस स्तर पर या इस ऊपरी स्तर पर भारत दुर्दशा में त्रासदी के तत्व दिखते हैं, परंतु ठीक है, परंतु अरस्तवी परंपरा में जिस त्रासदी की बात की गई है उसके व्यवस्थित ढांचे और नियमों को आधार बनाएं, या नियमों को आधार बनाने पर हम पाते हैं कि पहला नायक का भद्र साहसी एवं उदात्त और सत्य के प्रति संघर्षशील होना यह त्रासदी का महत्वपूर्ण अवयव है, या त्रासदी के महत्वपूर्ण अवयव पर ध्यान दें तो यह चाहिए, किंतु यहां पर नहीं है।
तो मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया कि क्या बताएंगे कैसे नहीं है, क्या एग्जांपल देंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि नायक तो शुरू से ही रो रहा है, शमशान घाट के दृश्य से ही रो रहा है, वो मैंने आपको बता दिया। वो बात आपको थोड़ा एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, वो बात आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है ना, वो बात आपको एक्सप्लेन करनी है। दूसरा क्या बताएंगे, कथानक का 5 क्रमबद्ध चरणों में गुजरना तथा वक्र कथानक होना भी भारत दुर्दशा में नहीं दिखता है। भारत दुर्दशा में नहीं दिखता है। ठीक है, भारत दुर्दशा में नहीं दिखता है। तथा रचना अपने प्रारंभ से ही भारत क्या है, बहुत ही दुर्दशा से युक्त है। तो आप इस बात को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, कि कथानक वक्र नहीं है। फिर आप बताएंगे, है ना, गंभीर भूल, तो आप बताएंगे ये भी नहीं है। हालांकि पामर जयचंद पर प्रश्न जरूर उठाए गए हैं, ये भी नहीं है। विरेचन मूलक प्रभाव, बहुत ही ऊपरी सतही विरेचन मूलक प्रभाव दिखता है। आप इस बात को भी एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, इस बात को भी एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ये बात आप बता देंगे। ठीक है, तो ये बात आप बता देंगे। तो मैंने ये कहा कि देखो, दुख की छाया पहले से दिखने लगती है और नाटक में सुख की संभावना, न तो सुख है न सुख की संभावना है, तो इसी दृष्टि से इसको ट्रेजिक माना जा सकता है। तो इस बात को आप यहां पे लिखिए। ठीक है, यहां पर इसके आगे लिखिए। ठीक है, ये बात यहीं पर लिखिएगा पहले। तो इंट्रोडक्शन में ये लिखना है, फिर ये बात लिखनी है। ठीक है, फिर ये बात लिखनी है, और फिर क्या करना है, त्रासदी के नियमों के आधार पर बताना है। ठीक है, त्रासदी के नियमों के आधार पर बताना है। ठीक है, तो भाई कि खलनायक की दहाड़ सुनकर ही, ठीक है, कि केवल खलनायक की दहाड़ सुनकर ही भारत क्या हुआ, बेहोश हो गया है। ठीक है, खलनायक की दहाड़ सुनकर ही भारत बेहोश हो गया एकदम बुरी तरह से, और कथानक रैखिक हो, यही मैंने आपको पूरा मतलब समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, फिर कंक्लूजन में आपको ये बात बताना है ना। तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल भी देंगे, जो बताया वो सब एग्जाम्पल देंगे, और एक एग्जाम्पल बीच में ये वाला लिख दीजिएगा, मदवा पीले पागल जीवन बीत्यो जात बिन मद जगत सार कछुनाई मान हमारी बात। जब आप बताएंगे ना कि क्या है, भारत अपने ही लोभ मोह मदिरा इत्यादि के कारण क्या है, दुखी है ना। और खलनायक के जो वो हैं पूरे सहयोगी हैं, उसने भारत की प्रारंभ से ही दुर्दशा कर दी। जब ये बात बताएंगे तो ये मदवा पीले पागल जीवन बीत्यो जात वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं, एग्जाम्पल यहां पर दे सकते हैं। ठीक है, ये बात एग्जाम्पल दे सकते हैं। अच्छा, नायक का जो पतन होना, तो पतन होना मतलब जो वाला बताएंगे, तो आप एग्जाम्पल बता देंगे कि जो ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है, जो ऊंटों पे चला करते थे, कुछ है ना ऐसा, जूतों पर टाका लगवाने का भी नहीं है। ये जो कल राज करता था, जूतों में टाके भी उधार लगवाता है, ये वाला भी एग्जाम्पल आप देंगे। तो ये 2 एग्जाम्पल इस आंसर में आपके दिखने चाहिए। पहली बात पामर जयचंद, एक ये एग्जाम्पल, दूसरा ये जो कल राज करता था, जूतों में टाका भी उधार लगवाता है, ये, और तीसरा मदवा पीले पागल। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको यहां पर बीच में देने हैं। ठीक है, बीच में देने हैं, ये बात बताइए। फिर आप क्या बताएंगे, वही कि ध्यान रखिए, ठीक है, कि ध्यान रखिए भारतेंदु की विफलता नहीं है। ठीक है, विफलता नहीं है। वो क्या करते हैं, उनका उद्देश्य मूलतः क्या है, मूलतः दुखद अंक बताते हुए नव जागरण की चेतना या सोए हुए भारत को जगाना उनका मूल उद्देश्य है, जिसमें वह सफल रहे हैं। साथ ही मंचीयता की दृष्टि से भी यह अत्यधिक सफल नाटकों में से एक है। बस ये बात खत्म करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कंक्लूजन लिखेंगे। सारा ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 300 शब्द में ही लिखना है ना, 30 शब्द में ही लिखना है। तो हम इसमें देखो, इसमें क्या किया ना, पहले यहां पर अलग से कारण बताया है, फिर यहां पर बताया है, और मैंने आपको बताया कि आप सीधे सीधे लाइन से बताइए। ठीक है, कि वक्र न होकर रैखिक है, ये सब मैंने आपको सीधे सीधे लाइन से बता दिया। ठीक है, नायक मर भी जाता है तो आपको बहुत दुख नहीं होता, आपको लगता है शुरू से ही मरा हुआ था, मर भी जाए तो अच्छा ही हुआ, चलो मर गया, कम से कम जीवन से मुक्ति मिली। ठीक है, जीवन से मुक्ति मिली। अब देखो ये प्रश्न है, निहित नव जागरण की चेतना की विवेचना कीजिए। अब ये तो आप आराम से कर लेंगे, उड़ा देंगे एकदम। ठीक है, नव जागरण की चेतना में बस क्या बताना था, अतीत के प्रति गर्व का भाव। तो यहां पर वही एग्जांपल देंगे ना, सूच्यग्रम न विदस्यामि बिन युद्धेन केशव, है ना, गर्व का भावना है भाई, खलनायक भी एकदम गर्व में है। ठीक है, और वर्तमान की आत्मालोचना, और क्या है, दूसरे महान संस्कृति से सीखना, यानी संस्कृति के अच्छे तत्वों को सीखना, यही तो एग्जाम्पल दे के बताएंगे। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है, नवजागरण की चेतना, तो दोबारा इसको नहीं कराऊंगा, है ना। ये ऑलरेडी मतलब भारत दुर्दशा में नहीं, बस एग्जाम्पल देना है आपको। ठीक है, कि जैसे यही अंग्रेज राज सुख साथ से सब बारी, पैदन विदेश चले जाते हैं, यह तिखारी। 2-3 एग्जाम्पल देखो, विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ चला रहा है, ये याद रखना एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि ये सब एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए थे। अब यहां पर एक आते हैं जो प्रश्न आ सकता है
भारत दुर्दशा की अभिनेता पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत दुर्दशा की अभिनेता पर विचार कीजिए। ठीक है, अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहां पर इंट्रोडक्शन ना इसी बात को बताने से स्टार्ट करना है कि भारतेंदु, ठीक है, या मंच के प्रति भारतेंदु की यह धारणा रही है कि, तो इंट्रोडक्शन ऐसे ही लिखना है, बस इंट्रोडक्शन ही आपको बताना था कि किस तरह से बहुत अच्छा लिखना है, फिर तो आप बता देंगे। देखो, किसी भी, मान लो किसी भी नाटक की अभिनेता पर प्रश्न आ जाए कि इस नाटक की अभिनेता पर विचार करो, पहले मैं ओवरऑल एक बार कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं, फिर आपको यहां पर समझा दूंगा। ठीक है ना, तो ये बात समझिएगा। तो किसी भी प्रश्न में मान लीजिए अगर ये आता है कि इस नाटक की, मान लो आ जाता है कि आधे अधूरे नाटक की अभिनेता पर चर्चा करो, या कोई भी आषाढ़ के एक दिन के नाटक के अभिनेता पर चर्चा करो, तो ध्यान रखिएगा आपको ये बताना है कि दृश्य, ठीक है, दृश्य कितना है या दृश्य विधान कैसा है, अभिनय संकेत दिया गया है कि नहीं दिया गया है, वेशभूषा कैसा है, ध्वनि प्रकाश जैसी व्यवस्थाओं के संकेत हैं कि नहीं है। ठीक है, फिर डायलॉग्स कैसे हैं, ठीक है, डायलॉग्स कैसे हैं, भाषा कैसी है, चरित्र योजना कैसी है, ठीक है, चरित्र योजना कैसी है, कथानक का विकास कैसा हुआ है। ठीक है, तो ये बात आपको बतानी है, मतलब इन्हीं आधारों पे आपको बताना है। ठीक है, जैसे मान लो जैसे जयशंकर प्रसाद के अगर नाटक देखेंगे आप, जयशंकर प्रसाद के, तो जयशंकर प्रसाद के नाटक क्या है, बहुत ज्यादा अंक होते हैं, बहुत लंबे चौड़े अंक होते हैं। ठीक है, फिर दृश्य विधान, जो दृश्य, एक तो बहुत ज्यादा दृश्य, दृश्य विधान ऐसे हैं जैसे स्कंदगुप्त में देखोगे बाढ़ आई और पूरा बहा ले गई, अब भाई पूरे सेना डूब गई बाढ़ में, कैसे इस दृश्य को आप मंचन कर पाओगे, तो दृश्य कैसे हैं। ठीक है, दृश्य कैसे हैं, तो बहुत टफ उनके दृश्य हैं। फिर क्या है, डायलॉग्स भी बहुत, मतलब ऊट पटांग से डायलॉग है, बहुत ही शुद्ध तत्समी डायलॉग्स हैं। ठीक है, जो कि समझ में नहीं आते उतने अच्छे से, बता आप कह सकते हो मुश्किल होते हैं। लेकिन भारतेंदु का देखोगे तो डायलॉग्स छोटे होते हैं, सामान्यतः संक्षिप्त होते हैं, बहुत अच्छे डायलॉग्स होते हैं। तो एक दो आपको ध्यान भी रखना है, जो वही जो मैंने आपको बताया, एक दो आपको ध्यान, देखो विद्या का सूर पश्चिम से उदय होता चला आ रहा है, तो एक दो बातें आपको ऐसे बतानी है। लोक डायलॉग्स का प्रयोग किया गया है, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल पहले रिकॉल कर लीजिए कि जो अभी तक एग्जाम्पल पढ़े। देखिए, हिंदी साहित्य में नंबर लाने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि जो पुराना आपने पढ़ा है उसको आप लिंक कर पा रहे हो कि नहीं। अगर कर पा रहे हो तो आप बहुत अच्छे रास्ते पे, आपके नंबर अच्छे आएंगे। अगर नहीं कर पा रहे हो तो भैया जीवन मुश्किल है। ठीक है, फिर जीवन बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जरूर, मतलब इस बात को आपको लिंक करना है, पुरानी चीजों को लिंक करना है। ठीक है, पुरानी चीजों को लिंक करना है। अब यहां पर इंट्रोडक्शन में बस एक बात ध्यान रखिए, इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न में जो सबसे महत्वपूर्ण यह है, जब आप अभिनेता पे विचार करते हैं तो पहले भारतेंदु का मत क्या था, भारत दुर्दशा या जो भारतेंदु जब नाटक लिखते थे उनका मत क्या था। तो भारतेंदु नाटक मंचों के लिए लिखते थे, मंचों के लिए लिखते थे कि मंचीयता आसानी से हो जाए। जबकि प्रसाद कैसा नाटक लिखते थे कि मंच नाटक अनुसार हो, मंच नाटक का अनुसार हो। प्रसाद का ये मानना था, प्रसाद कहना था भाई हम तो नाटक लिखेंगे, शानदार होना चाहिए, मंच वैसा बना लो तुम्हारी औकात हो तो। जबकि भारतेंदु कहते नहीं, हम नाटक ऐसा लिखेंगे जिसमें कम द्रव्य में आसानी से कुछ ही चरित्रों के द्वारा नाटक मंचन किया जा सके। क्योंकि उनका मूल उद्देश्य क्या था, नव जागरण की चेतना। जो और किन में नव जागरण की चेतना, खास तौर पे देखो समय के हिसाब से देखना, थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। और ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आप इंट्रोडक्शन में कॉन्सेप्ट बता दोगे ना तो आपका कमाल हो जाए। क्यों, उस समय जो जनता थी वो अशिक्षित जनता थी। नो डाउट कि जब जयशंकर प्रसाद रचनाएं लिख रहे हैं तो थोड़ा सा शिक्षा का स्तर सही हुआ होगा, लेकिन उस समय अशिक्षित जनता थी। अशिक्षित जनता को लिख के दे देते तत्समी हिंदी वाला लंबा चौड़ा डायलॉग वाला, अभी पढ़ा दो एक बार स्कंदगुप्त, अभी वाट लग जाएगी, समझ में आ जाएगा कितने शिक्षित हैं। और नाटक के माध्यम से जब उद्देश्य है, जब क्या उद्देश्य है, नाटक के माध्यम से उद्देश्य कि देश में नव जागरण लाएंगे। इस वजह से है ना, इस वजह से मंचन हो जाए ताकि जो अशिक्षित जनता है, जो गरीब जनसंख्या है, न केवल उसका मनोरंजन भी हो जाए बल्कि उससे उसको कुछ शिक्षा भी मिल जाए, कुछ प्रेरणा भी मिल जाएगी। ठीक है भाई, नव जागरण जो है, देखो ऐसा हमें करना चाहिए, हमें अंग्रेजों का विरोध करना चाहिए। तो भारतेंदु का दिमाग में ये कॉन्सेप्ट चल रहा था। तो इंट्रोडक्शन में आप इस बात को बताएंगे, इंट्रोडक्शन में यही बात बताएंगे कि भारतेंदु के या मंचों या
या आप कहेंगे नाटकों के प्रति भारतेंदु के विचारधारा यह थी कि नाटक मंचों के अनुसार होना चाहिए, जिसमें कम द्रव्य में कुछ पात्रों के द्वारा कुछ दृश्यों से युक्त नाटकों द्वारा भारत की अशिक्षित जनता में नव जागरण की चेतना उभारी जा सके। भारत दुर्दशा की अभिनेता पर विचार करते समय हमें भारतेंदु के इस दृष्टिकोण का भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अत्यंत आवश्यक है। फिर ये बताएंगे कि नाटक की अभिनेता के लिए, फिर आप ये बताएंगे आगे कि नाटक की अभिनेता के लिए दृश्य विधान, अभिनय संकेत, वेशभूषा, ध्वनि प्रकाश जैसी व्यवस्थाएं, भाषा, चरित्र योजना, कथानक के विकास जैसे तत्वों पर विश्लेषण किया जा सकता है। फिर एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपको देना है, वही है ना, वही भाषा क्या है, लोक जीवन से जुड़ी है, तो यही सब अब इन्हीं बातों पे आपको लिखना है। 3-4 एग्जाम्पल बता दिए। मधवा पीले पागल जीवन बीत्यो जात, इसको भी बता दीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दोगे, देखो क्योंकि कह रहा है अभिनेता पर विचार करो, तो नो डाउट कोई भी नाटक ऐसा नहीं होगा जिसमें कुछ कमी नहीं होगी। तो पहले आप क्या करोगे, अच्छी अच्छी बातें बताओगे कि इस नाटक में अच्छी अच्छी बातें ये सब थी, जिससे अभिनेता यानी एक्टिंग बहुत आसानी से हो जा रही थी। पहले आप अच्छी अच्छी बातें बताओगे, फिर आप बताओगे कुछ कमियां भी थी, कुछ कमियां। नो डाउट कोई भी रचना क्या आती है, परफेक्ट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो उसमें कुछ कमियां भी थी। तो आप सबसे पहले ये बताओगे कि दृश्य विधान बहुत सरल है, 6 अंक का नाटक है और 6 दृश्य हैं। ठीक है, 6 दृश्य हैं, वह भी इतना आसान दृश्य है कि कुछ पर्दों एवं वस्तुओं के संग्रह से दृश्य योजना हो सकती है। और आप एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देंगे। उदाहरण के लिए पहले अंक में वीथी का दृश्य है, दूसरे अंक में शमशान एवं टूटे फूटे मंदिर, बिखरी हुई अस्थियां, कौवे, सियार, कुत्ते आदि का दृश्य है, जिसके लिए बार बार दृश्य परिवर्तन करने की समस्या नहीं होती है ना, नहीं होती है। चाहे तो आप यहां पर तुलना करके भी लिख सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। ध्यातव्य है, नाट्य शिरोमणि जयशंकर प्रसाद क्या करते थे, अधिकाधिक दृश्य वाले नाटकों को लिखते थे, जिसमें दृश्य परिवर्तन करने की समस्याएं होती थी, जो कि यहां पर नहीं दिखती है। डिपेंड की कितने शब्द का प्रश्न पूछा है, आप कितना फील कर पा रहे हैं, चीजों को कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, जबरदस्ती मत भिड़ाइएगा, इस तरह से डायरेक्टली लिखिए कि 6 दृश्य। फिर मंचन की सहजता के लिए क्या प्रयास। ठीक है, मंचन की सहजता के लिए क्या प्रयास, तो आप बताएंगे कि सामान्यतः भारतीय नाट्य परंपरा में रंग संकेत नहीं दिए जाते हैं, परंतु भारतेंदु ने 4-5 प्रसंगों में अभिनय संकेत दिए हैं। उदाहरण के तौर पे यही है ना, आलस्य, मोटा जमाई लेता हुआ आदमी धीरे धीरे आता है। ठीक है, मोटा आदमी जमाई, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है। फिर वो भी देखोगे आप, उसको भी ये है भारत दुर्दैव के बारे में बताया ना, आधा क्रिस्तानी है ना, अंग्रेज ऐसे बताया ना, तो वो सब थोड़ा सा कमरा अंग्रेजी ढंग से सजा हुआ, तो थोड़ा सा वो 1-2 देख लीजिएगा, 1-2 एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा कि अभिनय संकेत भी दिए हुए हैं। ठीक है, अभिनय संकेत भी दिए हुए हैं। फिर प्रकाश व्यवस्था का भी उचित प्रयोग और ध्वनि तत्व का भी सीमित रूप में प्रयोग किया गया है। तो ध्वनि एवं प्रकाश व्यवस्था का भी सीमित रूप में प्रयोग किया गया है। अब वेशभूषा, ठीक है, वेशभूषा का भी ध्यान दिया गया है। ठीक है, वेशभूषा का भी ध्यान दिया गया विभिन्न चरित्रों का, जैसे ठीक है, जैसे क्या है, भारत का एग्जाम्पल देते हुए बताएं, फटे कपड़े पहने, भारत कैसा आ रहा है, फटे कपड़े पहने, सिर पर अर्ध किरीट, हाथ में टेकने की छड़ी, शिथिल अंग। तो अब देख रहे हो, अब जिसको ये नाटक करना होगा तो क्या करेगा, एकदम आराम से आ जाएगा, फटा कपड़ा उसको पहना दो, है ना, हाथ में तो टेकने की छड़ी पहना दो, एकदम ढीला ढूला लटकते हुए आए, हो गया काम। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इन सावधानियों के साथ साथ क्या हुआ है, भाषाई सहजता, चुस्त संवाद योजना, मुहावरों और लोकोक्तियों और हास्य व्यंग के प्रयोग की भी बड़ी भूमिका है। फिर उदाहरण वही देंगे, कल तक जो राज करता था, जो जूते में भी टाका उधार लगवाता है, वो वाला एग्जाम्पल यहां पर देंगे। ठीक है, वो वाला एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, भाषाई सहजता का एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, भाई मधवा पीले पागल, जीवन बीत्यो जात, बिन मत जगत सार कछुनाई, मान हमारी बात। तो बहुत आसान हो गया। ठीक है, फिर आप बताएंगे भारत दुर्दशा की रंगमंचिता निरापद नहीं है, मतलब ठीक है बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन निरापद नहीं है, निरापद नहीं है। तो पहली प्रॉब्लम है गीतों की अधिकता। तो आप बताएंगे हर जो इसमें कह सकते हो जो पात्र आता है, हर पात्र आता है, वो क्या करता है, वो गीतों के माध्यम से अपना परिचय देता है, जिससे कथा का प्रवाह भंग होता है। ठीक है, चरित्रों
कि प्रतीकात्मकता भी एक अन्य समस्या है, जिससे चरित्र मतलब आप दर्शक बार बार जुड़ नहीं सकते कि भाई मदिरा भी आके अपने बारे में बता के जा रही है, आलस्य भी आके अपने बारे में बता के जा रहा है, अंधकार भी अपने बारे में बता के जा रहा है, तो निरंतर संबंध सही से नहीं बन पाते हैं। कहीं कहीं लंबे कथन है, लंबे स्वागत कथन, कि भाई अंधकार आके अपने बारे में पूरा लंबा चौड़ा बता रहा है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, देखो भाई ऐसा हूं। वो क्या होता है, वो क्या है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि ये लंबे कथन क्या होते हैं, बोर कर देते हैं। तो मान लो आप कभी भी नाटक मंचन में अगर चले गए गलती से, अगर आप लगातार सो रहे हो नाटक देखते समय, तो मतलब है कि नाटक खराब हो गया है। और नाटक में आप तभी सोओगे जब एक लंबा चौड़ा आके कोई व्यक्ति स्टेटमेंट कह रहा है, तो आप सो जाओगे। ठीक है, तो वही बात हो रहा है कि लंबे स्वागत कथन आए हैं जिससे वह भाषण के समान हो गए। ठीक है, भाषण के समान हो गए। कहीं कहीं ग्राम्य शब्दावली अर्थबोधन में समस्या करती है, और कहीं कहीं रंग संकेतों की कमी है। तो ये बात आप बताएंगे। कंक्लूजन यही देंगे कि भाई सफल मंचन किया गया है। ठीक है, सफल मंचन किया गया है, और अगर थोड़ी सी स्वाधीनता निर्देशकों को दी जाए और गीतों को कुछ काट छाट दिया, कुछ भाषाओं को करंट से जोड़ दिया, करंट अफेयर से जोड़ दिया, तो प्रभावशाली मंचन हो सकता है। तो आप अंत में ये बात बताएंगे कि इसका प्रभावशाली मंचन भूतकाल में भी हुआ है, बनारस, बलिया आदि पर, जहां पे भारतेंदु ने खुद भी अभिनय किया है। इस बात को बताएंगे, खुद भी अभिनय किया है ना। और अगर वर्तमान में ऐसा दिया जाए तो और शानदार हो जाएगा। तो ये करके आप कंक्लूजन दे देंगे तो आपका शानदार आंसर ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा भारत दूरदर्शन कंप्लीट होता है। इसकी सारी व्याख्या कीजिए, उसमें से 2-4 एग्जाम्पल और उठाइए, उन एग्जाम्पलों को यूज कीजिए और बढ़िया से आंसर में। फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।